नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी को लेकर सरकार को घेरा। ऐसे में बीजेपी ने पूर्व सीएम के इस बयान पर पलटवार किया और इसी पलटवार पर आज हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। आरक्षण बहाना, सरकार निशाना। भोपाल के रविंद्र भवन में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की ओर से 8वीं नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह देश सबका है। आज भी आबादी के केवल 74% मुस्लिम साक्षर हैं। यह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से देखेंगे तो उनके लगभग बराबर हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी से मुस्लिम बहुत नीचे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि दिग्विजय सिंह को गरीब का दर्द नहीं है। दिग्विजय सिंह एससी एसटी को अपमानित कर रहे हैं। हर मुस्लिम को भी बीजेपी की सरकार में लाभ मिला है। दिग्विजय सिंह आतंकवादी के घर जाते हैं, आतंकवादी के घर जाकर आंसू बहाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति आज भी कांग्रेस कर रही है। सुनिए। बड़ा दर्द है, यही तो दर्द है उनको ये दर्द नहीं है कि कोई गरीब आदमी की किसी की जरूरत है, उसका दर्द नहीं है। अगर एससी एसटी भाई और बहनों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर उन्हें हर प्रकार से सुविधा संपन्न और उनके जीवन के अंदर खुशी लाने का काम किया है, तो वो दिग्विजय सिंह को दर्द हो रहा है कि मुस्लिमों को नहीं हो रहा है, एससी एसटी को ज्यादा हो गया है और मुस्लिमों को कम हुआ है। यही तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की है। और इस पर बोलेगा कांग्रेस का कोई नेता क्या दिग्विजय सिंह अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों का अपमान कर रहा है? अगर अनुसूचित जाति के भाई और बहन अगर मोदी जी की सरकार में सशक्त और सक्षम बने हैं, तो दिग्विजय सिंह जी आपको क्या दर्द है? अरे आप ये कहो कि अगर कोई मुस्लिम आपके पास आया है और उसकी कोई जरूरत है, तो मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर मोदी जी ने काम किया है। अगर मुस्लिम भाई और बहन ईमानदारी के साथ जब कहते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास उनको भी मिलता है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज करने का अधिकार दिग्विजय सिंह जी उनको भी मिलता है। लाडली बहना मध्य प्रदेश में कितनी है? दिग्विजय सिंह जी आंकड़ा निकाल लीजिए। हर मुस्लिम बहन को भी लाडली बहना का लाभ मिला है, लाडली लक्ष्मी का लाभ मिला है, कन्यादान का भी लाभ मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन फिर मैंने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जब माहिर है, अगर आतंकवादी भी और मुस्लिम है तो उसके गले मिलने जाते हैं। बात यही नहीं रुकी, वह पलटवार का सिलसिला चल निकला। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने उन्हें नपुंसक बताया, तो उसके बाद पुनः वीडी शर्मा ने अपने को इस बात के लिए क्यों स्वीकार किया, आइए ये पलटवार भी देख लेते हैं। माननीय वीडी शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं, तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है, तो वो नपुंसक है कि नहीं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है? दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार की टिप्पणी करना, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, ये उनकी वरिष्ठता और जिस स्थान पर वो रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं
कि जो आपने कहा उसके आधार पर अगर आप हमारे जनजाति और अनुसूचित जाति के भाई और बहनों का हक छीनकर आप अगर मुस्लिमों को देना चाहते हैं और मैं अगर इस बात का विरोध करता हूं तो मुझे वो नपुंसकता स्वीकार है। तो आज इसी वार पलटवार पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दे। वंदना त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अंबिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आदित्य नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत तो हम अंबिका शर्मा जी से करेंगे। अंबिका शर्मा जी, वार पलटवार तो ठीक है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग दिग्विजय सिंह ने कर दिया, क्या वो आपको सही लगता है? जी, दिग्विजय सिंह को जब आतंकवादी कहा गया तो उन्होंने ये कहा कि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है और अगर आपको लगता है कि हम हमारे आचरण आतंकवादी जैसे हैं तो आप कार्रवाई करिए, और अगर कार्रवाई ऐसी स्थिति में भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी नपुंसकता है। जहां तक सवाल दिग्विजय सिंह जी का है, दिग्विजय सिंह 10 साल तक संवैधानिक पद पर रहे हैं, सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के। उनकी दृष्टि में और कांग्रेस सरकार की दृष्टि में राष्ट्र सर्वोपरि है। इसके बाद आज आता है और तमाम बातें आती हैं। लेकिन जो लोग सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं और सत्ता को प्रमुख मानते हैं, उनका तो भगवान ही जाने उनका क्या सोच है। हमारा कांग्रेस पार्टी का ये सोच है कि सर्वधर्म समभाव और विश्व बंधुत्व की कामना, बंधुत्व की भावना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सांप्रदायिकता की राजनीति करती है और सांप्रदायिकता की राजनीति से उसको सत्ता की प्राप्ति होती है तो उनके प्रयोग सफल हो जाते हैं। हम सत्ता की राजनीति नहीं करते। दिग्विजय सिंह जी ने यदि ये कहा है कि 74% मुस्लिम भाई साक्षर हैं तो ये रिकॉर्ड की बात है, इसमें गलत क्या है? हेलो, सही है जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन पा रहे हैं। जी जी जी, हाँ, माननीय दिग्विजय सिंह की दृष्टि में देश पहले है जी, और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में सत्ता पहले है, सांप्रदायिकता पहले है। इनके प्रयोग जिस प्रकार से सांप्रदायिकता इनमें कूट कूट कर भरी है उससे देश कमजोर होता है। हमको देश की चिंता है। अगर विजय सिंह जी ने कहा कि हम किसी मुस्लिम समाज के इसमें जाकर के हम वैसे ही बदनाम हैं तो इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी, हमें सिर्फ आप इतना बताइए, संवैधानिक पद पे रहे हैं, पूर्व सीएम हैं दिग्विजय सिंह जी, उनके मुंह से यह शब्द शोभा देता है, हमें बस इतना ही, इतने का ही उत्तर दीजिए, हम अन्य मेहमानों के पास चलें। नहीं, उन्होंने तो केवल ये कहा है कि अगर आप मुझे आतंकवादी कहते हैं तो आपके पास तमाम संस्थाएं हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप कार्रवाई करिए, और अगर नहीं कर रहे हो तो ये नपुंसकता है। चलिए, यानी कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनका कहना जायज है, हम मान लें। इसमें गलत क्या है? चलिए, गलती नहीं दिखाई दे रही है वंदना त्रिपाठी जी, इसमें गलती कांग्रेस को अभी भी दिखाई नहीं दे रही है, क्या कहेंगी आप? देखिए देवेंद्र जी, कितनी क्या बोले कांग्रेस पार्टी के बारे में, कितनी दुखद बात है कि इनकी पार्टी का एक नेता भाषा के स्तर से राजनीति के स्तर को पूरी तरह से गिरा देता है। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर रह चुका है, 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुका है, वो इतनी ओछी भाषा का प्रयोग कर रहा है और उनके प्रवक्ता आकर उनकी जो भाषा है उस पर सपोर्ट कर
कर रहे हैं, मैं क्या करती हूँ, जो ये शब्द कहा गया तो कोई भी मना नहीं करेगी, ये शब्द कहीं से कहीं तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज होना किसी के लिए भी गलत है, चाहे कोई किसी दल के नेता के विषय में बोले या नहीं। देखिए, हम राजनीति में हो, राजनीति में भाषा की एक मर्यादा होती है, इस मर्यादा को उल्लंघन आज किया है। जिस प्रकार से हमारे माननीय शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने ये आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इस शब्द का जो प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि उनके अंदर पॉलिटिकल मेच्योरिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और राजनैतिक जो उनकी हानि हुई है, जिस प्रकार से वो कार्य है, उसकी बौखलाहट के रूप में वो किस तरह की भाषा परिकर आए हैं, वो SC और मुसलमानों के बीच में कंपैरिजन करने लगे हैं। तो देखिए, दिग्विजय सिंह जी को तो मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी तो समाज का सौहार्द बिगाड़ने का ही कार्य करते हैं, मुस्लिम को आपस में बिगाड़ने का, वहां तक तो ठीक था। लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो कि इतनी गरिमामयी पद पर बैठा है, कितने कर रहे हैं, उसे तो मैं कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन बताऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को टाइम आ गया है जब भी राजनीति चाहिए, साथ ही साथ उन्हें माननीय प्रदेश अध्यक्ष को क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने कभी भी दिग्विजय सिंह जी के विषय में राजनीतिक टिप्पणी अवश्य करी होगी, लेकिन कभी भी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करी है। उन्होंने ऐसा उनके साथ किया नहीं है। जब छोटे जी आएंगे हम आपके पास। जी जी आएंगे हम आपके पास। वंदना त्रिपाठी जी, हम आएंगे आपके पास। आदित्य नारायण जी, सवाल यह है कि इस शब्द को लेकर कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, जबकि बीजेपी कह रही है कि नहीं, इन्होंने गलत कहा और इन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर जो इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया दिग्विजय सिंह द्वारा, तो ये गलत नहीं है? ये जो बयान है जिसमें मुस्लिमों के पिछड़ा होने की बात और उनके अशिक्षित और नौकरियों में कम जाने की बात कही गई है, कि इसका संदर्भ थोड़ा सा पीछे है। अभी जातिगत गणना का आरएसएस ने समर्थन किया है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो है दिग्विजय सिंह जो भी बात करते हैं ये बड़े दूर की कौड़ी करते हैं, इसकी जड़ वहां पे छुपी हुई है। वो भाजपा से ये स्वीकारोक्ति लेना चाहती है कि यदि जातिगत गणना होगी तो मुस्लिमों का स्टेटस क्या रहेगा, और यदि उसके आधार पर सुविधा और आरक्षण वगैरह निर्धारित किया जाएगा, तो ये भी याद रखें कि साथ साथ मुस्लिम भी पिछड़े हैं, और जैसे ही जातिगत गणना सामने आएगी मुस्लिमों का प्रश्न उठेगा। मुस्लिमों के मामले में अभी ये कुछ स्पष्ट नहीं है कि मुस्लिमों के अंदर खाने अपनी जाति का जिक्र करते हैं या केवल धर्म का जिक्र करते हैं। तो ये जो है, ये कुल मिला के जो है, ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है उसको कहीं ना कहीं उनके आगे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की जैसी ये आदत रहती है, दिग्विजय सिंह की जैसी आमतौर पर जो बयान देते हैं वो बयान देते कुछ है, इशारा कहीं और होता है। बयान देते कुछ है, इशारा कहीं और होता है। हम आना चाहेंगे अंबिका शर्मा जी आपके पास। अंबिका शर्मा जी, मुस्लिमों की तुलना ST/SC वर्ग से किया गया है, मुस्लिमों की तुलना कांग्रेस कर रही है। हमें यह बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग, कि सीधे सीधे मुस्लिमों का और जो हिंदू वर्ग है इन सभी वर्गों का विकास पैरेलल हो, 50-50 हो जाए तो संतुष्टि मिलेगी कांग्रेस को? देखिए देवेंद्र जी, आज निश्चित रूप से देश में मुस्लिम उतने साक्षर नहीं है जितनी अन्य समाज साक्षर है।
एक चिंता है दिग्विजय सिंह जी की, तो उन्होंने उस चिंता को जाहिर कर दिया। और जब तक कोई समाज शिक्षित नहीं होगा तो उस समाज का विकास कैसे होगा? तो ये उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा का अभाव है, इन लोगों को इनकी शिक्षा पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। और पिछले 22 साल से किस शैक्षणिक संस्थान में इनके एडमिशन के लिए गए और नहीं हुआ? इसके कुछ उदाहरण हैं कांग्रेस के पास कि इन्हें मुस्लिम होने की वजह से इन्हें शिक्षा नहीं दी गई, या अगर जो मिड डे मील चल रहा है तो इन्हें नहीं दिया गया, इन्हें हटा दिया गया। जो शैक्षणिक व्यवस्था है भारत सरकार की, वहां इन्हें प्रवेश से वर्जित किया गया है क्या कहीं? देखिए, कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं, आपको भी पता है, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करती है और इससे देश कमजोर होता है। ये कांग्रेस की एक चिंता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है ना, नहीं अंबिका जी, बीजेपी तो ये कहती है कि कांग्रेस मुस्लिमों का सिर्फ राग अलापती है। ये तो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे तो आरोप लगाएंगी, लेकिन हमें ये बताइए कि शिक्षा में पिछड़ा है मुस्लिम वर्ग, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन जो शैक्षणिक व्यवस्था है पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में, उनमें इन्हें शिक्षा से कहां वंचित किया गया है, कहां रोका गया है कि आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप मुस्लिम हैं? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारी चिंता यह है कि मुस्लिम वर्ग आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, तो इनकी शिक्षा में बेहतरी के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अच्छा, इसमें गरीब जो हिंदू वर्ग है, इनमें गरीब आप किसको मानते हैं? किस वर्ग को ज्यादा मानते हैं? एससी और एसटी वर्ग ये ज्यादा गरीब होते हैं? अक्सर हर जगह यह देखा जाता है कि गरीब होते हैं। और इनकी शिक्षा, जी, इनकी शिक्षा यानी गरीबों की शिक्षा और मुस्लिमों की शिक्षा बराबर है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मुस्लिमों के लिए या एसटी एसटी वर्ग के लिए विशेष रूप से शिक्षा की व्यवस्था की गई है जो मुस्लिमों के लिए नहीं की गई है? सरकार, जी, कांग्रेस सरकार ने ही ये व्यवस्था की थी। सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था की थी। जो दलित समाज था, जो दवा कुचला समाज था, जो कमजोर वर्ग था, वो वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और वो वर्ग धीरे धीरे उस समाज ने अपना विकास किया। आज समानता की स्थिति में लोग आ गए हैं और बाकी जो लोग रह गए हैं उनके लिए आरक्षण व्यवस्था और जारी है। आज मुस्लिम वर्ग एक चिंता का नहीं, एससी एसटी वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था आपने की थी जब आपकी सरकार थी, तो मुस्लिम वर्ग के लिए भी करना चाहिए था ना आपको, आपने किया। लेकिन आज दोयम दर्जे का नागरिक मुस्लिम तो नहीं है। हाँ। अगर आप उसको दूसरी दृष्टि से देखते हो, समानता की दृष्टि से नहीं देखती है अगर सरकार और सत्तारूढ़ दल, तो इससे निश्चित रूप से आप क्या चाहते हैं कि क्या करे? नहीं, आपने कहा कि एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि वो पैरलर आए, शिक्षा में आगे आए। तो जब एससी एसटी वर्ग के लिए आपने ध्यान दिया, और नहीं, जब एसटी एससी वर्ग के लिए आपने ध्यान दिया तो मुस्लिम वर्ग को किसने रोका था कि आप ध्यान मत दीजिए? तभी तो हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं जी, कि उस जातीय जनगणना के बाद पता चल जाएगा। एससी एसटी वर्ग के लिए आपने आरक्षण लागू किया था तो किस गणना के आधार पर किया था? नहीं सर, अंबिका जी, हमें आप बताइए कि एससी एसटी वर्ग के लिए जब आरक्षण आपने लागू किया था तो किस गणना के आधार पर किया था? उसी गणना के आधार पर मुस्लिमों का क्यों नहीं कर लिया आपने? उस समय ये कमजोर वर्ग था और मुस्लिम वर्ग कमजोर नहीं था उस समय। सामाजिक परिस्थितियां, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी कि इस बात को हे दृष्टि से देखा जाता था समाज में। जी, मुस्लिम को और तात्कालिक परिस्थितियों में राष्ट्र के विकास, राष्ट्र को एक नया वातावरण देना था। सारे लोगों के राष्ट्रीय, सारे वर्गों के, सारे समाज के राष्ट्रीय विकास में भागीदारी। हमें एक चीज बताइए, हम आएंगे आपके पास, हमें एक चीज बताइए कि जिस समय हेय दृष्टि से देखा जाता था एससी एसटी वर्ग को, वो पिछड़े थे, दबे थे, कुचले थे, तो आपने आरक्षण की व्यवस्था कर दी। उस समय मुस्लिम वर्ग की नहीं, अभी हमारा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। हमारा प्रश्न ये है कि उस समय क्या
मुस्लिम वर्ग की साक्षरता आसमान छू रही थी? क्या उस समय गरीबी नहीं थी मुस्लिम वर्ग में? हमें आप ये बताइए। उस समय मुस्लिम वर्ग की स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी जितनी आज हो गई है। अच्छा, आज दयनीय स्थिति हो गई है। दयनीय स्थिति का कारण भी तो बीजेपी होगी आपके अनुसार, क्यों अंबिका शर्मा जी? आप यही कहना चाह रहे हैं ना? अगर ये कहना चाह रहे हैं तो हम बीजेपी के पास जाएं। अंबिका शर्मा जी बताइए, पहले मुस्लिमों की स्थिति ठीक थी, अब दयनीय हो गई है। जी जवाब दीजिए। वंदना त्रिपाठी जी जवाब दीजिए आप। अंबिका शर्मा जी का कहना है कि पहले मुस्लिमों की अच्छी स्थिति थी और SC ST वर्ग की स्थिति दयनीय थी, इसलिए हमने आरक्षण दे दिया अलग से। अब मुस्लिमों की स्थिति खराब हो गई है। अब देखिए देवेंद्र जी, अपनी बात को जस्टिफाई करने के मुसलमानों ने कभी कुछ नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ आज मुसलमान हो रहा है, ये हुआ मुख्यमंत्री तैयारी करना चाहूंगी। आज जितनी तो क्या हम हिंदू मुझे लाभ मिल रहा है बहुत ज्यादा। अभी जिन लाभ लिया है प्रधानमंत्री जो हमारा की बात करी, जितनी भी योजनाएं है कि योजना है आपकी आवाज जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है वंदना त्रिपाठी जी। हम क्षमा चाहते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कि आप क्या कह रही हैं ये समझ में नहीं आ पा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। हम आदित्य नारायण जी के पास जाना चाहेंगे। आदित्य नारायण जी, आखिर कांग्रेस कहना क्या चाहती है, हमें ये चीज समझा दीजिए। देखिए, ये तो सभी को पता है कि आजादी के समय जब संविधान बना तभी SC वर्ग के भीमराव अंबेडकर जी ने SC ST में शिक्षा की अलग जगाने की खूब कोशिश की और उस वजह से निश्चित तौर पर SC वर्ग जो है उसने तेजी से पढ़ाई की ओर रुझान उसमें पैदा हुआ और आज निश्चित तौर पर बड़े बड़े पदों पर ST लोग बैठे हुए हैं और जिन्होंने वास्तव में सरकार द्वारा दी जा रही जो उनको सुविधाएं हैं उसका पूरा लाभ उठाया। लेकिन यह भी हकीकत है कि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस हमेशा ये समझती रही, लगभग 40 साल कांग्रेस ने राज किया, कि मुस्लिम को अपना मुस्लिम के वोट पर अपना अधिकार समझती रही कि ये वोट तो हमको मिलेगा नहीं। तो उसने जो है SC ST को साधने की विशेष कोशिश की और उसको जिस तरीके से हाथ बढ़ा करके उसको साधा और उसको तरक्की के पथ पर आगे ले जाने की पूरी कोशिश की। उनके लिए विशेष कोचिंग व्यवस्था की, फ्री में हॉस्टल्स खोले, स्कॉलरशिप प्रदान की, पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया। उस तरीके का मुस्लिम वर्ग को कभी नहीं मिला। तो दिग्विजय सिंह की ये बात तो बिल्कुल सही है कि मुस्लिम लोगों में जो है आज भी जो है शिक्षा के प्रति उतना आकर्षण नहीं है जितना होना चाहिए, जितना SC वर्ग में हो चुका है। लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने मुस्लिम्स को फोकस करके कभी भी ऐसी नीति नहीं बनाई कि मुस्लिम लोग शिक्षा के प्रति जागृत हो और इससे निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियों को नुकसान होता है। जब समाज शिक्षित होता है तो अपने विवेक से निर्णय लेने की क्षमता रखता है, एक जाई वोट नहीं करता है। और जहां एक जाई वोट मिलने की आकांक्षा रहती है तो लोग ये चाहते हैं कि
धर्म के रूप में बटे रहे, चाहे जाति के रूप में बटे रहे, कैसे भी लोग आपस में बटे रहे और शिक्षा के प्रति, वैज्ञानिक सोच के प्रति लोगों का जागरण ना हो। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि मुस्लिम को वोट बैंक के रूप में कांग्रेस देखती रही है और शायद यही कारण है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस जो मुस्लिम वर्ग है वो पिछड़ता गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो आरक्षण के जरिए सरकार पर निशाना साधा गया है। हालांकि वोट बैंक की राजनीति है, कोई मुस्लिमों का हिमायती नहीं, कोई SC ST वर्ग का हिमायती नहीं, कोई हिंदुओं का हिमायती नहीं। राजनीतिक दल जो हैं वो वोट बैंक के हिमायती होते हैं। यह बात भारत के हर नागरिक को समझ लेना चाहिए और जब तक आप वोट बैंक उसके माने जाएंगे, एक मुफ्त वोट देंगे किसी भी पार्टी को, कोई भी वर्ग हो, तो आपका विकास पार्टियां नहीं सोचेंगी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अदर कोई पार्टी हो। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और आपका हाथ पकड़ के कोई स्कूल में दाखिला कराने नहीं ले जाएगा आपके बच्चों को। आपने पैदा किया है बच्चों को, तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें स्कूल तक ले जाएं। अगर सक्षम नहीं है तो सरकारी स्कूल है, वहां पर ज्ञान के दीप जलाएं और सोचने समझने की क्षमता विकसित करें। जब सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी तो कौन पार्टियां क्या कह रही हैं इसका आकलन आप कर पाएंगे और क्या आपके हक में है और क्या आपके हक में नहीं है, क्या लाने के लिए कहा जा रहा है, वोट बटोरने के लिए किया कहा जा रहा है, इन सब में अंतर कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा जरूरी है और ये सोचिए कि कोई हाथ पकड़ के आपके बच्चों को या आपको स्कूल तक ले जाएगा तो ये होने वाला नहीं है। आप खुद जाइए और आप अपने बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो निभाइए, चाहे हिंदू वर्ग हो, SC ST या उसमें से ST SC वर्ग हो या मुस्लिम वर्ग हो, सिख वर्ग हो, ईसाई वर्ग हो, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें जिससे कि उनकी साक्षरता प्रतिशत बढ़े और सोचने समझने की क्षमता विकसित हो। सिर्फ सरकार के करने से नहीं होगा और राजनीतिक पार्टियां तो बिल्कुल नहीं करेंगी जब उनको एक मुफ्त आप वोट देते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।